कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक पारंपरिक घर से जो चारों ओर से निर्मल जल और हरियाली से घिरा है। यहाँ नन्हा मनादो अपने दादाजी के पीछे पीछे एक बर्तन थामे चल रहा है। कमरे में पहुंचते ही दादाजी उसे वह बर्तन एक ऊंची शेल्फ पर रखने में मदद करते हैं। फिर दादाजी उसे कुछ स्नैक्स देते हैं ताकि वो उन्हें भी शेल्फ पर रख सके। जैसे ही वो पैकेट रखता है, पास के कमरे में बैठी एक छोटी बच्ची को शायद उनकी महक आ जाती है और वो पीछे मुड़ती है। वो दौड़कर कमरे में आती है और जैसे ही मनादो का ध्यान भटकता है, वो चुपके से स्नैक्स उठाकर रफूचक्कर हो जाती है। मनादो फौरन मुड़ता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, पर वो बच्ची उसे एक प्यारी सी मुस्कान देती है और हवा में ओझल हो जाती है। उसे भूत समझकर मनादो डर जाता है, लेकिन दादाजी उसे दिलासा देते हैं कि वो कोई भूत नहीं बल्कि हकीकत है। दादाजी समझाते हैं कि मनादो वो चीजें देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते। वो लड़की दरअसल एक शांत आत्मा है जो बरसों से उनके घर में रह रही है। समय बीतता है, मनादो अब बड़ा हो चुका है और अपने दादाजी का घर छोड़कर अपने एक दूर के रिश्तेदार के पुराने खाली पड़े घर में रहने चला जाता है। जब मनादो अपने नए घर की ओर बढ़ रहा होता है, तो हरामा नाम का एक युवक उसे देखकर हैरान रह जाता है कि उनके मोहल्ले में कोई नया रहने आया है। मनादो जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी विशालता देखकर दंग रह जाता है, पर तभी घर की गहराइयों से एक काली छाया निकलती है जिसे देख वो सिहर उठता है। मनादो उस एहसास को झटक कर चाबी से गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाबी ताले को छूती है, एक रहस्यमयी शक्ति उस काली धुंध को भगा देती है। हैरान होकर मनादो जब अपने हाथ में थामी पर्ची को देखता है तो उस पर लिखे सारे शब्द गायब हो चुके होते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वो पर्ची उसके हाथ से उड़कर एक सुनसान मंदिर के ऊपर जा गिरती है और पूरी तरह कोरी हो जाती है। उसी मंदिर की गहराइयों में एक डरावनी आंखों वाला साया जाग उठता है। उधर घर में मनादो अपना सामान रखता है और सफाई के कामों की लिस्ट बनाने लगता है। वो अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए पूछता है कि इतना बड़ा और शानदार घर अब तक किसी ने खरीदा क्यों नहीं। माँ बताती हैं कि कई लोग आए तो थे, पर वहां पहुंचते ही सब बिना कुछ बताए भाग गए। मनादो इस बात को अनसुना कर सफाई में जुट जाता है और पूरा घर चमका देता है। सफाई के बाद वो बगीचे की ओर जाता है, जहां उसे जमीन पर कुछ फूल पड़े मिलते हैं। वो उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि वो कोई फूल लाया था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कोई अजीब सा जीव ताकते हुए नजर आता है। कुछ देर बाद एक माली आता है और कुछ ही घंटों में पूरा बगीचा साफ कर देता है। माली नए पौधे लगाने की सलाह देता है, पर मनादो मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ कुछ ही समय के लिए आया है। माली मान तो जाता है, पर अचानक एक काली छाया उसके कंधों को जकड़ लेती है, जिससे वो दर्द से कराहने लगता है। तभी हवा का एक झोंका चलता है और मनादो की एक पर्ची उड़कर माली के कंधे से जा चिपकती है। पर्ची के छूते ही माली का दर्द गायब हो जाता है। वो अपनी जादुई रिकवरी का जश्न मना रहा होता है, जबकि मनादो देखता है कि उसकी पर्ची फिर से कोरी हो गई है। तभी उसे पास में कुछ जड़ी बूटियां पड़ी मिलती हैं। उसे लगता है कि शायद माली लाया होगा, पर माली साफ मना कर देता है, जिससे मनादो की उलझन और बढ़ जाती है। अगली सुबह जब मनादो ताज़ी हवा के लिए बगीचे में निकलता है तो दरवाजे पर रसबेरी का एक गुच्छा रखा मिलता है। इस बार उसे वही जीव भागते हुए दिखता है, जिसकी हरकतें उसे दादाजी के घर वाली उस छोटी बच्ची की याद दिला देती हैं। मनादो समझ जाता है कि कोई खास जीव उसे ये तोहफे दे रहा है। शुक्रिया अदा करने के लिए वो बाजार से कुछ मिठाइयाँ और ड्रिंक्स ले आता है। जैसे ही वो उन्हें सजा कर रखता है, खुशबू का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी लोमड़ी वहां आ पहुंचती है। वो लोमड़ी अपने असली रूप में आती है और मनादो से बिना इजाजत आने के लिए माफी मांगती है। मनादो हैरान रह जाता है कि ये सफेद कुत्ता आखिर बोल कैसे रहा है।
वो जीव टोकते हुए कहता है कि वो कुत्ता नहीं बल्कि यमागामी है, स्थानीय पहाड़ों का देवता। वो हैरान है कि मनादो उसे देखकर इतना शांत कैसे हैं। मनादो कहता है कि वो तो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि उसने इतने प्यारे तोहफे जो भेजे थे। फिर वो यमागामी को मिठाइयाँ और ड्रिंक्स पेश करता है, जिसे वो बड़े चाव से खाने लगता है। मनादो उसे शराब भी देता है, पर यमागामी साधारण पानी मांगता है क्योंकि उसकी शक्तियाँ अभी बहुत कम हैं। मनादो उसे बोतल बंद पानी देता है, जिसका स्वाद उसे झरने के पानी जैसा ही लगता है। यमागामी उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि मनादो की शक्तियों ने उन बुरी आत्माओं को भगा दिया जो उसे कमजोर कर रही थीं। मनादो हैरान है क्योंकि उसे तो याद ही नहीं कि उसने कभी किसी रूह से लड़ाई की है। यमागामी समझाता है कि मनादो के लिखे शब्दों में एक खास शक्ति है जो बुराई का नाश करती है। अब मनादो को समझ आता है कि उसकी पर्चियां बार बार कोरी क्यों हो जाती थीं। तभी अचानक माली अपने भूल गए औजार लेने वापस आता है। मनादो घबरा जाता है कि माली यमागामी को देख लेगा, लेकिन यमागामी कहता है कि आम इंसान उसे नहीं देख सकते। और वाकई माली बिना कुछ देखे चला जाता है। मनादो फिर से यमागामी को पानी पिलाने लगता है, पर इस बार वो उसे स्पार्कलिंग वाटर देता है। पानी में उठते बुलबुले यमागामी को चौंका देते हैं, पर उसे उनका चटखारेदार स्वाद बहुत पसंद आता है। पीते पीते मनादो पूछता है कि आखिर उसके शब्दों में इतनी ताकत कहाँ से आई। यमागामी को भी पक्का पता नहीं है। वो बस मनादो से पूछता है कि क्या कभी किसी ने उसकी लिखावट की तारीफ की है। मनादो बताता है कि बचपन में एक ग्राहक ने उसके हाथ की लिखी नेम प्लेट देखकर उसे ये हुनर कभी न छोड़ने की सलाह दी थी। तभी से मनादो नेम प्लेट बनाना अपना शौक बना चुका है। वो अपनी कुछ कलाकृतियां यमागामी को दिखाता है, जो उसे पूरे घर में टांगने की सलाह देता है। जैसे ही मनादो उन्हें लगाता है, वे चमकने लगती हैं और घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती हैं। मनादो अपनी शक्तियों को देख दंग है, पर यमागामी कहता है कि अभ्यास से ये और बढ़ सकती हैं। कुछ दिनों बाद यमागामी फिर से दावत उड़ाने आता है और अपनी लौटी हुई शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो इतनी तेज होती है कि मनादो की आंखें चुंधिया जाती हैं। उधर एक पुरानी बिल्डिंग में दो बुरी आत्माएं हरामा पर हमला करती हैं। हरामा फुर्ती से कुछ मंत्र पढ़ता है और एक नीला सुरक्षा कवच बना लेता है। हार मानकर वे आत्माएं बाहर भागती हैं। हरामा उनके पीछे दौड़ता है ताकि वे पास के बाजार में किसी मासूम पर हमला न कर दें। गली के मोड़ पर उसे मनादो आता हुआ दिखता है। हरामा के चेतावनी देने से पहले ही वो रूह मनादो से टकराती है और पल भर में राख हो जाती है। वहां एक रहस्यमयी गेंद गिरती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मनादो बस इस बात से दुखी है कि उसकी खरीदारी की लिस्ट फिर से गायब हो गई है। हरामा उससे पूछता है कि क्या वो कचरे के थैले खरीदने आया था। मनादो हाँ कहता है और थैले खरीदने चला जाता है। उधर वो रहस्यमयी गेंद चुपके से गलियों में उछल हो जाती है। घर लौटकर यमागामी अपनी शक्ति से उजड़े हुए बगीचे को फिर से हरा भरा और सुंदर बना देता है। मनादो जब बाहर आता है तो लहलहाती हरियाली देख खुश हो जाता है, पर वो देखता है कि शक्ति के इस्तेमाल से बेचारा यमागामी बिल्कुल छोटा सा हो गया है। कुछ दिन बाद मनादो घर लौटता है तो देखता है कि यमागामी और भी छोटा हो गया है और उसके साथ 3 नन्हे जानवर भी हैं। यमागामी बताता है कि ये उसके 3 साथी हैं, सिरी, उत्सुगी और तोका। मनादो उन्हें मिठाइयाँ देता है, जिन्हें वे पलक झपकते ही चटकर जाते हैं। यमागामी का पेट भरते ही वो अपने पुराने आकार में लौट आता है। तभी उसे बाहर हरामा की मौजूदगी महसूस होती है और वो मनादो को दरवाजा खोलने को कहता है। बाहर खड़ा हरामा घर के अंदर की जबरदस्त ऊर्जा महसूस कर कांप रहा है। दरवाजा खुलते ही वो मनादो से अंदर आकर बात करने की इजाजत मांगता है। वो बताता है कि वो एक सरकारी एजेंसी का प्रोफेशनल तांत्रिक है।
उसे यकीन है कि बाजार वाली रूह को मनादो ने ही खत्म किया था। हरामा कहता है कि आजकल बुरी आत्माओं का खतरा बढ़ गया है, इसलिए वो मनादो से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक ताबीज बनाने की गुजारिश करता है। मनादो को कुछ समझ नहीं आता, पर यमागामी उसे बस एक और शॉपिंग लिस्ट लिखने को कहता है। जब मनादो पूछता है कि क्या उसे वाकई शॉपिंग लिस्ट चाहिए, तो हरामा सन्न रह जाता है। उसे लगता है कि मनादो शायद किसी गुप्त हथियार की लिस्ट बना रहा है, पर जब वो चाय और टॉयलेट पेपर जैसे नाम सुनता है, तो गुस्से और हैरानी में उसके मुंह से चाय बाहर निकल आती है। मनादो यमागामी की मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि इतनी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद वो बेचारी लोमड़ी सिकुड़कर छोटी हो गई है। कुछ दिनों बाद जब मनादो घर लौटता है, तो उसे लगा कि यमागामी बगीचे में होगा। लेकिन उसे तब बड़ा झटका लगता है जब यमागामी पहले से भी कहीं नन्हे रूप में 3 और जानवरों के साथ प्रकट होता है। छोटा सा यमागामी बताता है कि ये नेवले जैसे जीव उसके 3 सेवक हैं, सिरी, उत्सुगी और तोका। मनादो उन नन्हे साथियों को कुछ मिठाइयाँ देता है, जो उन्हें पलक झपकते ही चट करने लगते हैं। उन्हें मजे से खाते देख मनादो मुस्कुराकर कहता है कि वे जितना चाहें उतना खा सकते हैं। कुछ ही देर में उनका पेट भर जाता है और उस शानदार भोजन की बदौलत यमागामी फिर से अपने सामान्य आकार में लौट आता है। तभी उसे घर के बाहर हरामा खड़ा महसूस होता है, तो वो मनादो को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। बाहर खड़ा हरामा कांप रहा है, क्योंकि उसे मनादो के घर के भीतर से एक अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो बिना देर किए मनादो से अंदर आकर बात करने की गुजारिश करता है। घर के अंदर हरामा बताता है कि वो एक सरकारी एजेंसी का प्रोफेशनल तांत्रिक है। फिर वो मनादो से पूछता है कि क्या उसी ने बाजार वाली उस खूंखार रूह को अपनी शक्ति से भस्म किया था। मनादो को वो वाकया याद आता है, तो हरामा उसे समझाता है कि आजकल उसे पहले से कहीं ज्यादा बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने काम की खातिर वो मनादो से उसकी शक्ति वाला एक ताबीज बनाने को कहता है। मनादो अभी उलझन में ही था कि तभी यमागामी उसे बस एक और शॉपिंग लिस्ट लिख देने का इशारा करता है। मनादो हैरानी से हरामा से पूछता है कि क्या उसे वाकई एक शॉपिंग लिस्ट चाहिए। ये सुनकर हरामा के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद मनादो की लिस्ट में कोई खतरनाक गैरकानूनी चीजें होंगी। पर जैसे ही मनादो चाय और टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की चीजों के नाम गिनाने लगता है, हरामा अपनी चाय के कुल्ले हवा में उड़ा देता है। मनादो अपनी लिस्ट पूरी करता है। लिस्ट देखते ही हरामा समझ जाता है कि इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। दूसरी ओर मनादो को अचानक थकान महसूस होने लगती है, जिस पर यमागामी उसे समझाता है कि उसने अभी अभी अपनी काफी ऊर्जा इस्तेमाल की है। अंत में हरामा उस कीमती शॉपिंग लिस्ट के बदले नोटों की एक भारी गड्डी निकालता है। पहले तो मनादो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये तो बस कुछ मामूली शब्द हैं। पर हरामा उसे उसकी काबिलियत से कम पैसे देने को तैयार नहीं था, इसलिए मनादो को मजबूरी में वे पैसे लेने पड़ते हैं। फिर भी इतनी बड़ी रकम के बदले वो शुक्रिया के तौर पर हरामा के हाथ पर एक पेंटागन का निशान बना देता है और समझाता है कि ये उसके तांत्रिक के काम में मदद करेगा। तभी हरामा को एक इमरजेंसी केस के लिए फोन आता है और वो तुरंत घर से निकल जाता है। मौके पर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके साथी एक विशाल और खूंखार रूह के सामने बेबस हैं। हरामा बिना डरे उस रूह पर हमला करने के लिए झपटता है, पर वो रूह पलटकर हरामा को ही निगलने वाली होती है। तभी उसके हाथ पर बना वो पेंटागन चमकता है और उस रूह के परखच्चे उड़ा देता है, जिससे मनादो की असली ताकत का पता चलता है। कुछ दिनों बाद जब यमागामी का आना जाना आम हो गया, तो बेचारा मनादो अपने खर्चों का हिसाब लगाने बैठता है।
हिसाब करने पर उसे समझ आता है कि उसके जैसा बेरोजगार लड़का इन निठल्ले मेहमानों का खर्चा नहीं उठा पाएगा, जो उसके बगीचे में बैठकर बेशर्मी से दुनिया के सबसे महंगे पकवान उड़ा रहे हैं। जब मनादो ने उन्हें सस्ता खाना देने की कोशिश की तो यमागामी के नखरेबाज नन्हे साथी मुंह बनाने लगे, इसलिए उसे मजबूरी में उन्हें प्रीमियम चीजें ही देनी पड़ती हैं। पर इसका मतलब था कि जल्द ही मनादो के पास बिल भरने के पैसे भी नहीं बचेंगे। जब वो अपने भविष्य की चिंता कर रहा था, तभी यमागामी की नजर बगीचे में चुपचाप प्रकट हुए एक छोटे से पत्थर पर पड़ती है। बाद में मनादो भारी मन से नौकरी की तलाश में बाहर निकलता है। वो एक पार्ट टाइम नौकरी के लिए फॉर्म भरने की सोचता है, पर उसे याद आता है कि उन नन्हे साथियों के कभी न भरने वाले पेट के आगे ये पगार ऊंट के मुंह में जीरा होगी। तभी उसे पास में एक लॉटरी का स्टॉल दिखता है और वो अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। हैरानी की बात ये कि मनादो 1 लाख येन का बम्पर इनाम जीत जाता है, जिससे कम से कम 3 दिन का खर्चा तो निकल ही जाएगा। नौकरी के डर को टालने की खुशी में वो यमागामी के साथ जश्न मनाने के लिए कुछ ड्रिंक्स खरीदने दुकान में घुसता है। पर जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, वो उस दुकान का ठीक 333वां ग्राहक बन जाता है। दुकान के मालिक इस अजीब नंबर पर खुश होकर जश्न मनाने लगते हैं और इनाम के तौर पर मनादो को बेहतरीन ड्रिंक्स का एक पूरा सेट तोहफे में देते हैं। मनादो को लगता है कि शायद ये सब बस एक इत्तेफाक है, पर जब वो एक के बाद एक दुनिया की हर जैकपॉट लॉटरी जीतने लगता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसकी किस्मत के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। करोड़पति बनकर घर लौटने के बाद वो यमागामी से पूछता है कि क्या उसने लॉटरी में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। यमागामी मना कर देता है और तालाब में मौजूद एक अजीब कछुए की ओर इशारा करता है। वो बताता है कि ये रेकी नाम का एक पवित्र जीव है जो किस्मत चमकाने के लिए जाना जाता है। लगता है मनादो ने कभी रेकी की मदद की थी, इसलिए वो छोटा कछुआ अब उसका कर्ज उतार रहा है। मनादो को याद नहीं आता कि उसने कब किसी कछुए को बचाया था। तब यमागामी बताता है कि बाजार के पास जब उसने उस बुरी रूह को मारा था तो अनजाने में उसने रेकी को उसके चंगुल से छुड़ाया था। मनादो को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी माँ का फोन आता है। वो बताती हैं कि उसने पुरानी किसी लॉटरी में 10 लाख येन जीते हैं। अब जाकर मनादो को रेकी की ताकत पर यकीन आता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। यमागामी बताता है कि रेकी अब इसी तालाब में रहना चाहता है। मनादो थोड़ा झिझकता है, पर यमागामी उसे याद दिलाता है कि वो इस घर का मालिक है और ये छोटा कछुआ उसे बिना हाथ पैर हिलाए पूरी जिंदगी ऐश की नींद सुला सकता है। ये सुनते ही मनादो खुशी खुशी उसे अपने बगीचे में रहने की इजाजत दे देता है। फिर वो रेकी को शुक्रिया के तौर पर कुछ ड्रिंक्स पिलाता है। फ्री ड्रिंक का नाम सुनते ही वो सुस्त कछुआ पलक झपकते ही कटोरे के सामने हाजिर हो जाता है। मनादो मुस्कुराकर उसे जितना चाहे उतना पीने को कहता है। तभी अचानक उसके सामने एक चमकती हुई रोशनी प्रकट होती है। जैसे ही वो रोशनी जमीन पर टिकती है, उसकी चमक कम होती है और भीतर से कुछ बीज निकलते हैं। मनादो सोच में पड़ जाता है कि ये बीज कहाँ से आए, तो यमागामी बताता है कि ये रेकी की तरफ से एक तोहफा है। मनादो जब उन्हें बोने की तैयारी करता है तो यमागामी उसे चेतावनी देता है कि ये बहुत बड़े पेड़ बनेंगे। बगीचे को नुकसान से बचाने के लिए मनादो यमागामी से एक सही जगह पूछता है और बीजों को मिट्टी में गाड़ देता है। बीज बोते समय मनादो के मन में सवाल आता है कि ये किस चीज का पेड़ बनेगा, पर यमागामी इसे एक सरप्राइज ही रहने देता है। कुछ दिनों बाद मनादो यमागामी और उसके साथियों के लिए कुकीज लेकर बगीचे में आता है। तभी अचानक छत से 2 नन्ही रूहें झांकती हैं, जिन्हें देख बेचारा मनादो बुरी तरह डर जाता है। यमागामी उन्हें फूजिन और रायन कहकर बुलाता है। तब मनादो को समझ आता है कि ये तो हवा और बिजली के मशहूर देवता हैं। कहानियों में तो इन्हें बहुत खूंखार बताया गया था,
पर हकीकत में ये काफी प्यारे लग रहे थे। उनकी असलियत जानकर मनादो उन्हें भी कुकीज देता है, जिसे वे खुशी खुशी ले लेते हैं। फिर वे दोनों यमागामी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो लगभग मर ही चुका था, पर वो बूढ़ी लोमड़ी गर्व से कहती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। उधर यमागामी के साथी गुस्सा हो जाते हैं कि इन मेहमानों ने उनकी कुकीज चुरा ली। अपनी आने की वजह बताते हुए वे जुड़वा देवता कहते हैं कि वे बस मनादो के इस मशहूर बगीचे को देखने आए थे। तभी उनकी नजर रेकी पर पड़ती है, जो मजे से अपना ड्रिंक पी रहा था। मनादो उन्हें भी पीने के लिए कहता है। दावत खत्म होने के बाद फूजन तोहफे के तौर पर मनादो को अपनी हवा की शक्ति दे देता है। हैरान मनादो पूछता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो यमागामी कहता है कि बस अपनी कल्पना में हवा को महसूस करो। मनादो अपनी आंखें बंद कर पूरी एकाग्रता से कोशिश करता है और देखते ही देखते एक हल्की सी हवा बहने लगती है। मनादो इसे एक वैक्यूम क्लीनर की तरह इस्तेमाल कर खुश है, पर यमागामी कहता है कि ट्रेनिंग से वो इसे एक विनाशकारी ताकत बना सकता है। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर हरामा बुरी आत्माओं से लड़ रहा है। एक और रूह को खत्म करते ही उसे एहसास होता है कि मनादो का दिया वो निशान अब धुंधला पड़ रहा है। हरामा को दुख है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होने वाली है। तभी उसके साथियों की चीखें सुनाई देती हैं। वो मुड़कर देखता है कि अकीजो नाम का एक आदमी एक विशाल रूह के चंगुल में फंसा है। पास में खड़ी उसकी पार्टनर होरावा उस खतरनाक साये के आगे खुद को बेबस महसूस कर रही है। अकीजो मदद के लिए चिल्लाता है, पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो रूह हमला कर देती है। तभी हरामा ऐन वक्त पर पहुंचता है और उस शॉपिंग लिस्ट की मदद से रूह का खात्मा कर देता है। जब हरामा होरावा का हालचाल पूछ रहा होता है, तभी अकीजो की नजर हरामा के हाथ में मौजूद उस साधारण सी पर्ची पर पड़ती है और वो चिढ़ जाता है। बाद में वो होरावा को घेर लेता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि हरामा को ये जादुई पर्चियां कहाँ से मिल रही हैं। होरावा के मना करने पर अकीजो उस पर भड़क उठता है। होरावा को समझ नहीं आता कि वो इतना गुस्सा क्यों है, और जब वो पूछती है कि उसे हरामा से इतनी नफरत क्यों है, तो अकीजो का पारा और चढ़ जाता है। फिर भी होरावा वहां से निकल जाती है और अकीजो अपने घायल स्वाभिमान के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिन बाद मनादो बगीचे में आता है और देखता है कि बाहर बारिश रुक गई है। यमागामी समझाता है कि यहाँ रहने वाले जादुई जीवों की ऊर्जा ने घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिससे मौसम का असर नहीं होता। तभी मनादो देखता है कि उसके बोए हुए बीज अब एक छोटे से पौधे में बदल चुके हैं। यमागामी बताता है कि इस घर के पवित्र पेड़ का नाम उसके नाम पर कुसेनिनोई रखा जाएगा। मनादो उस पौधे को पानी देता है और यमागामी के लिए कुछ और खाने की चीजें लाता है। जब सफेद लोमड़ी दावत उड़ा रही होती है, मनादो अपने सामान से ट्रैकिंग का गियर निकालता है। यमागामी पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो मनादो बताता है कि वो उसके पहाड़ों पर चढ़ाई करना चाहता है। यमागामी उसे आगाह करता है कि वो पहाड़ कोई आसान जगह नहीं है, पर मनादो अपने गियर को लेकर काफी आश्वस्त है। आखिरकार यमागामी उसे इस शर्त पर इजाजत देता है कि वो उसके मंदिर से ऊपर नहीं जाएगा। तैयारी पूरी कर मनादो यमागामी के 3 साथियों के साथ माउंट होजो की चढ़ाई शुरू करता है। रास्ते में मनादो को मुश्किल रास्तों से जूझना पड़ता है, पर वे नन्हे जीव उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं। एक लंबी और थका देने वाली चढ़ाई के बाद मनादो आखिरकार एक खाली जगह पर पहुंचता है, जहां उसे यमागामी का पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखता है। वे साथी मनादो को सफाई न करने की सलाह देते हैं, पर मनादो अपने दोस्त के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उसे ठीक करना चाहता है। उसकी नेकदिली देख वे रूहें भी सामान ढोने और मंदिर की मरम्मत में उसकी मदद करती हैं। कुछ समय बाद वे मंदिर की सफाई खत्म कर खाने बैठते हैं। तभी जंगल से डरावनी दहाड़े सुनाई देने लगती हैं।
बिना कुछ बताए वे नन्हे जीव छानबीन के लिए दौड़ पड़ते हैं और मनादो भी उनके पीछे लग जाता है। जब वो उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि पास के एक झरने के चारों ओर काली धुंध छाई हुई है। उस काली धुंध से एक खूंखार रूह निकलती है और एक नन्हे साथी पर हमला कर देती है, जो डरकर मनादो की गोद में छिप जाता है। उनमें से एक बताता है कि उस रूह ने किसी दूसरे जीव को निगल लिया है। मनादो कहता है कि वैसे तो वो सिर्फ अच्छी रूहों को देख सकता है, पर ये रूह इतनी ताकतवर है कि उसे इसकी धुंधली परछाई भी दिख रही है। चूंकि उसके साथी बहुत डरे हुए थे, मनादो खुद अपनी एक जादुई पर्ची लेकर उस रूह का सामना करने का फैसला करता है। वो पर्ची से उस पर वार करने की कोशिश करता है, पर वो रूह बच निकलती है और पलटकर हमला करती है। मनादो समझ जाता है कि सीधा मुकाबला खतरनाक हो सकता है, तभी उसे एक नया उपाय सूझता है। वो अपने बैग से ढेर सारी पर्चियां निकालता है, उन्हें हवा में उछालता है और अपनी हवा की जादुई शक्ति से उन्हें एक मशीन गन की तरह उस रूह की तरफ दाग देता है। इस बार एक पर्ची सीधे निशाने पर लगती है और वो बुरी रूह पल भर में गायब हो जाती है। रूह के खत्म होते ही उसके शरीर से एक चमकती गेंद गिरती है, जिसमें से एक अजीब सा जीव निकलता है। मनादो उसे देखने के लिए जैसे ही करीब जाता है, वो जीव सतर्क होकर वहां से भाग निकलता है। हालांकि मनादो थोड़ा निराश होता है, पर उसे खुशी है कि सब सुरक्षित हैं। मनादो को खुशी होती है कि वो नन्हा जीव अब ठीक है। कुछ देर बाद वो घर लौटता है, जहां यमागामी उसे मंदिर की सफाई के लिए धन्यवाद देता है। मनादो फिर से उस रहस्यमयी जीव के बारे में पूछता है, पर यमागामी इस बार भी राज नहीं खोलता। तभी मनादो का ध्यान जाता है कि उसका कुसेनिनोई का पौधा बढ़ना रुक गया है। उसके नन्हे साथी समझाते हैं कि चूंकि ये एक पवित्र पौधा है, इसलिए इसके बढ़ने का तरीका आम पेड़ों से अलग होता है। जब वे बातें कर रहे थे, तभी कछुआ रेकी मनादो को दरवाजे की ओर इशारा करता है। बाहर उसे हवा में तैरता हुआ एक छोटा नीला ड्रैगन मिलता है, जो सिर झुकाकर मनादो का अभिवादन करता है। मनादो भी सम्मान से सिर झुकाता है और उसे अंदर बुलाकर यमागामी से उसके बारे में पूछता है। यमागामी बताता है कि इसका नाम ओरियू है और ये भी उन 4 पवित्र किस्मत वाले जीवों में से एक है। ओरियू की नज़र कुसेनिनोई के पौधे पर पड़ती है और वो बाहर जाकर अपनी जादुई शक्ति का आह्वान करता है। जल्द ही सुरक्षा कवच के बावजूद बगीचे के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है, वो जादुई पानी कुसेनिनोई के पौधे को पल भर में एक विशाल पेड़ बना देता है। पेड़ के बढ़ते ही ओरियू बारिश रोक देता है और मनादो से उसके तालाब में रहने की इजाजत मांगता है। मनादो कहता है कि अगर रेकी को कोई ऐतराज न हो तो वो रह सकता है। रेकी के मान जाने पर ओरियू भी उनके साथ रहने लगता है। यमागामी बताता है कि ओरियू को मनादो बहुत पसंद आया है, क्योंकि मनादो की शक्ति ने ही उसे एक बुरी आत्मा के चंगुल से आजाद कराया था और वो यहाँ शुक्रिया अदा करने आया है। तभी अचानक हरामा खुद दरवाजे पर आता है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और जादुई पर्चियों की जरूरत थी। मनादो उसे नई पर्चियां देता है और बदले में हरामा उसे शुक्रिया के तौर पर एक लाजवाब मिठाई देता है। स्वादिष्ट खाना देख यमागामी के मुंह में पानी आने लगता है, पर मनादो का ध्यान हरामा पर ही था। मनादो पूछता है कि क्या वो पेंटागन का निशान काम आया। हरामा उसकी जबरदस्त ताकत की तारीफ करता है, पर इस बार वो अपने हाथ पर कोई दूसरा निशान बनवाना चाहता था। मनादो सोचता है कि शायद उसे पेंटागन पसंद नहीं आया, पर हरामा बताता है कि वो निशान किसी और तांत्रिक खानदान का प्रतीक चिन्ह है। मनादो उसके हाथ पर एक नया निशान बना देता है। बाद में काम के दौरान हरामा का एक साथी कहता है कि मनादो की पर्चियां फेंकने में थोड़ी मुश्किल होती हैं। हरामा मुस्कुराकर कहता है कि उसने इसका हल निकाल लिया है और मनादो से मजबूत बिजनेस कार्ड्स लिखवा लिए हैं। ये सुनकर उसका साथी मजाक करता है कि अब हरामा इन ताश के पत्तों जैसे कार्ड्स के साथ सुपरहीरो बनने के लिए तैयार है।
फिर वो गंभीर होकर चेतावनी देता है कि मनादो की पहचान गुप्त रखनी होगी, वरना कोई भी बुरा इंसान उसकी शक्तियों का गलत फायदा उठा सकता है। उसे डर है कि अकीजो को शायद मनादो का पता चल गया है और वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उधर बाजार में मनादो की टक्कर अकीजो से होती है, जो उसे घूरते हुए निकल जाता है। मनादो को कुछ समझ नहीं आता, पर वो ये नहीं देख पाता कि अकीजो ने चुपके से उसकी पीठ पर एक काला ताबीज चिपका दिया है। कुछ दिनों बाद जब मनादो अपनी जादुई शॉपिंग लिस्ट लिख रहा था, तभी यमागामी की नजर उस ताबीज पर पड़ती है। यमागामी की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। उसे हरामा की वो चेतावनी याद आती है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि कोई मामूली इंसान उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है। वो मनादो की रक्षा के लिए उस ताबीज को पल भर में भस्म कर देता है। कुछ समय बाद अपने हर वार को खाली जाते देख अकीजो खुद मनादो के घर का पता लगा लेता है। जब वो होरावा के साथ वहां पहुंचता है तो होरावा पूछती है कि उसका इरादा क्या है। अकीजो कहता है कि या तो वो उससे ढेर सारी पर्चियां खरीदेगा या फिर उसे अपने लिए जादुई हथियार बनाने पर मजबूर कर देगा। तभी होरावा को घर के चारों ओर फैली ऊर्जा से एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। अकीजो आगे बढ़कर घंटी बजाता है, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो झुंझलाकर उसे लात मार देता है। अचानक एक रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में दौड़ती है और उसका पैर फिसल जाता है। जब अकीजो खड़ा होता है तो वो खुद को एक खौफनाक मंदिर के सामने एक डरावनी दुनिया में पाता है। घबराकर वो होरावा को पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं आता। डरा हुआ अकीजो उस नर्क जैसी जगह से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक पेड़ की जड़ें उसका रास्ता रोक लेती हैं और वो सीधे एक पत्थर से जा टकराता है। मौत जैसा दर्द महसूस करने के बाद अकीजो की आंखें फिर उसी मंदिर के सामने खुलती हैं। वो अपनी घड़ी देखता है और दंग रह जाता है कि एक सेकंड भी नहीं बीता था, जिससे उसका खौफ और बढ़ जाता है। तभी उसे जादुई पर्चियों की एक लंबी कतार दिखती है जो गूंज रही थीं, और उनकी ऊर्जा बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लग रही थी। उधर घर के अंदर मनादो शांति से अपनी शॉपिंग लिस्ट पूरी करता है। पास ही यमागामी एक मैगजीन पढ़ रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पसंदीदा हलवाई ने अब उसके मनपसंद बन में पिसी हुई दाल के बजाय साबुत दाल भरनी शुरू कर दी है। यमागामी के लिए ये बदलाव बर्दाश्त के बाहर था। मनादो उसका गुस्सा देखकर समझ जाता है कि बात उस हलवाई की दुकान की है जहां वो अक्सर जाता है। यमागामी को शांत करने के लिए मनादो फैसला करता है कि वो इचिगो हलवाई के पास जाकर उसे पुराने तरीके से बन बनाने के लिए मनाएगा। रास्ते में यमागामी भी मनादो के साथ चल पड़ता है। मनादो को डर था कि लोग उसे देख लेंगे, पर यमागामी उसे भरोसा दिलाता है कि आम लोग उसे नहीं देख सकते। फिर भी लोग उसकी सुखद महक और मौजूदगी को महसूस कर पा रहे थे। हलवाई के पास जाने से पहले वे एक पेट शॉप पर रुकते हैं। यमागामी अपने लिए एक डॉग बॉल चुनता है, पर मनादो को अपने सबसे अच्छे दोस्त को किसी आवारा कुत्ते की तरह खाना खिलाना अच्छा नहीं लगता। वो उसके लिए एक ज्यादा शानदार बर्तन खरीदता है। फिर वे एक मुलायम गद्दा देखते हैं। यमागामी पहले तो मना करता है, पर जैसे ही वो उसकी मुलायमता महसूस करता है, उसे उससे प्यार हो जाता है। मनादो देखता है कि वो गद्दा उसके लिए छोटा है, तो वो एक बड़े गद्दे का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद दोनों इचिगो की दुकान पर पहुंचते हैं। इचिगो मनादो को पहचान लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो कभी यमागामी के पहाड़ पर गया है। मनादो के हाँ कहने पर इचिगो दबे स्वर में पूछता है कि क्या वो कभी वहां के पवित्र कुत्ते से मिला है। पीछे खड़ा यमागामी चिढ़कर कहता है कि वो कुत्ता नहीं, भेड़िया है। मनादो झूठ से बचते हुए कहता है कि वो हाल ही में किसी जादुई कुत्ते से नहीं मिला है। वो हलवाई से उसकी बात का मतलब पूछता है तो इचिगो बताता है कि बचपन में जब वो पहाड़ पर रास्ता भटक गया था तो उसे एक अजीब कुत्ता मिला था। वो जहां भी भागता
वो कुत्ता बार बार उसके सामने आकर उसे डराकर सही दिशा में मोड़ देता। जब वो पहाड़ के नीचे सुरक्षित पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ कि वो कुत्ता दरअसल उसकी मदद कर रहा था। इचिगो उसे एक रास्ता दिखाने वाला शैतानी कुत्ता कहता है, जिससे यमागामी और भी ज्यादा भड़क जाता है। फिर भी हलवाई कहता है कि तब से वो उसका बहुत सम्मान करता है और उसे एक पवित्र रूह मानता है। मनादो कहानी सुनकर हैरानी जताता है और कहता है कि काश वो भी उससे मिल पाता। इसके बाद वो यमागामी के साथ दुकान से बाहर आता है और पूछता है कि इचिगो इतना सेहतमंद कैसे है। यमागामी समझाता है कि हालांकि वो किसी की मौत को नहीं टाल सकता, पर वो अपनी ऊर्जा से लोगों की सेहत अच्छी रख सकता है। चूंकि इचिगो उसके पसंदीदा बन बनाता है, इसलिए वो चाहता है कि वो बूढ़ा हलवाई लंबे समय तक सलामत रहे। तभी इचिगो का पोता घर लौटता है और दोनों को खुश देख मनादो को अच्छा लगता है। घर लौटकर मनादो बगीचे की छत पर एक विंड चाइम लटकाता है और नहाने चला जाता है। यमागामी न चाहते हुए भी उन नए बन को चखने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि घर के बाहर एक बिन बुलाया मेहमान फंसा हुआ है। अकिजो उस डरावने नर्क में बार बार मरकर टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वो यहाँ हमेशा के लिए सड़ने वाला है। आखिरकार हार मानकर वो उस शक्ति से माफी मांगने लगा जिसने उसे यहाँ कैद किया था। उसकी माफी सुनते ही यमागामी ने उसे उस बुरे सपने से आजाद कर दिया और अकिजो की आंखें असली दुनिया में खुल गईं। जब उसे होश आया, उसने होरावा से पूछा कि वो कितनी देर से बेहोश था। होरावा उलझन में थी क्योंकि उसे तो लगा कि अभी एक पल भी नहीं बीता। ये सुनकर अकिजो बुरी तरह डर गया और मनादो के घर से किसी छोटे बच्चे की तरह दुम दबाकर भाग निकला। पीछे छूटी होरावा सोचने लगी कि क्या घर की उस घंटी में ही कोई जादू था। उधर यमागामी शांति से अपने बन का आनंद ले रहा था। जल्द ही मनादो नहाकर बाहर आता है और पूछता है कि क्या कोई मिलने आया था। यमागामी मना कर देता है तो मनादो पूछता है कि क्या उसे नए बन पसंद आए। अपनी सारी शिकायतों के बावजूद यमागामी को उनका स्वाद काफी अच्छा लगा। मनादो को खुशी होती है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। यमागामी टोकता है कि आज उसने नहाने में काफी वक्त लगा दिया। मनादो बताता है कि उसे अपने घर के गर्म झरनों में आराम से नहाने की आदत है, इसलिए वो यहाँ भी वैसा ही एहसास चाहता था। ये सुनकर यमागामी कुछ सोचने लगता है और फैसला करता है कि उसे कुछ करना चाहिए। अगले ही दिन जब मनादो बगीचे में आता है तो उसे गंधक के जलने की महक आती है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि यमागामी ने उसके लिए बगीचे में ही एक शानदार हॉट स्प्रिंग तैयार कर दिया है। मनादो खुशी खुशी उस गर्म पानी में उतरकर आराम करने लगता है। उसे वहां कछुआ और ड्रैगन कहीं नहीं दिखते। यमागामी बताता है कि वे दोनों तालाब की गहराइयों में आराम कर रहे हैं और उन्हीं की मदद से उसने रात भर में ये झरना तैयार किया है। मनादो मन ही मन उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। कुछ देर बाद वो झरने से बाहर आकर ठंडी फर्श पर लेट जाता है। जब मनादो आराम कर रहा था, यमागामी शांति से चाय पी रहा होता है। तभी उसका एक साथी सबको खबर देता है कि कोई नया मेहमान आया है। ओरियो मनादो के पास आकर कहता है कि ये कोई ऐसा है जिसे वो और रेकी अच्छी तरह जानते हैं। जब मनादो बाहर जाता है तो उसे कोई नहीं दिखता, पर तभी उसे घास के नीचे से झांकता हुआ एक शर्मीला सा जीव नजर आता है। पकड़े जाने पर वो जीव शर्म के मारे फिर छिप जाता है। इचिगो की बेकरी तक जाना बेकार नहीं गया और मनादो सुकून से बैठ जाता है। यमागामी गौर करता है कि इस बार मनादो ने नहाने में काफी वक्त लिया, जबकि वो तो झटपट शावर लेने का आदी था। मनादो समझाता है कि उसे घर पर गर्म झरने के पानी में आराम से नहाने की आदत थी और वो बस उसी एहसास को एक बार फिर जीना चाहता था। यह सुनकर यमागामी कुछ सोचने लगता है और फौरन कुछ करने का फैसला करता है। अगले ही दिन जब मनादो बगीचे में कदम रखता है तो उसे गंधक के जलने की महक आती है।
वह हैरान रह जाता है क्योंकि यमागामी ने उसके लिए बगीचे में ही एक असली गर्म झरने का इंतजाम कर दिया था। मनादो खुशी खुशी इस तोहफे को स्वीकार करता है और सुकून पाने के लिए पानी में उतर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कछुआ और ड्रैगन वहां नहीं हैं। यमागामी बताता है कि वे दोनों नन्हे जीव तालाब की गहराई में आराम कर रहे होंगे और उन्हीं की मदद से उसने कल रात यह गर्म झरना तैयार किया है। मनादो सिर हिलाकर उन दोनों का शुक्रिया अदा करने की ठान लेता है। कुछ देर बाद वो गर्म पानी से निकलकर ठंडी फर्श पर लेट जाता है। जब मनादो आराम में डूबा था, यमागामी शांति से अपने कटोरे में चाय का लुत्फ उठा रहा होता है। तभी अचानक उसका एक साथी सबको खबर देता है कि कोई नया मेहमान आया है। ओरियो मनादो के पास जाकर बताता है कि आने वाला मेहमान कोई ऐसा है जिसे वो और रेकी अच्छी तरह जानते हैं। जब मनादो बाहर कदम रखता है तो उसे दरवाजे पर कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नजर घास के नीचे से झांकते एक शर्मीले जीव पर पड़ती है। जैसे ही मनादो उसे देखता है, वो शर्म के मारे फिर से छिप जाता है। उन नन्हे साथियों में से एक बताता है कि वो जीव घर के अंदर आने की इजाजत मांग रहा था, तो मनादो उसे अंदर बुला लेता है। घर में कदम रखते ही वो अपना नाम किरण बताता है और घबराहट में कुछ शब्द बुदबुदाने लगता है। मनादो को उसकी बात समझ नहीं आती, तो एक साथी उसका अनुवादक बन जाता है। वो समझाता है कि किरण उस बुरी रूह से अपनी जान बचाने के लिए मनादो का तहे दिल से शुक्रगुजार है। मनादो को अपनी मदद बहुत मामूली लगती है, पर किरण अचानक जोश में आ जाता है और शब्दों की बौछार कर देता है। घंटों तक आभार जताने के बाद किरण कहता है कि वो मनादो को इस आधी दुनिया का राजा बना देगा। जाहिर है मनादो को ऐसी कोई ताकत नहीं चाहिए। किरण हैरान है कि आखिर कोई इंसान उसके इस ऑफर को ठुकरा कैसे सकता है। उसकी नज़र में तो इंसान लालची होते हैं जो दूसरों के संसाधनों के लिए हमला करते हैं। उसे लगा था कि मनादो को उसका ये तोहफा पसंद आएगा। मनादो उसे समझा ही रहा था कि तभी फूजिन और रायन उसे बताते हैं कि मनादो के दिल में कोई लालच नहीं है। आखिरकार किरण वहां से चला जाता है और मनादो मदद के लिए उन दोनों रूहों का शुक्रिया अदा करता है। तभी वो गौर करता है कि वे पहले से बड़े हो गए हैं। वे समझाते हैं कि वे बस अपने असली आकार में लौट रहे हैं क्योंकि मनादो के बगीचे का माहौल उनके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रिया के तौर पर वे एक विशाल दुर्लभ मछली लाते हैं और दावत के लिए उसे काटते हैं। वे नन्हे साथी सोचते हैं कि क्या मनादो भी ऐसा कुछ कर सकता है, पर वो अभी इतना ताकतवर नहीं था। रायन मनादो को अपनी हवा की शक्ति यमागामी पर आजमाने को कहता है ताकि उसकी प्रगति का पता चल सके। जैसे ही मनादो एक हल्की सी हवा यमागामी के मुलायम बालों की तरफ फेंकता है, वो बूढ़ा भेड़िया छींक मारते हुए नींद से जाग जाता है। शुक्र है कि यमागामी को इन प्रयोगों से कोई दिक्कत नहीं है। रायन समझ जाता है कि मनादो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं यमागामी को चोट न लग जाए। वो समझाता है कि अगर मनादो पहले किसी सुरक्षित निशाने पर अपनी पूरी शक्ति आजमाएगा, तभी वो दूसरों के सामने खुद पर बेहतर काबू पाना सीख पाएगा। तभी मनादो को अपनी माँ का मैसेज मिलता है कि उनके घर की नेम प्लेट फिर से टूट गई है। यमागामी को शक है कि इन घटनाओं के पीछे जरूर कोई रूहानी ताकत है। मनादो को उस नन्ही रूह वाशी की याद आती है जो उनके घर में रहती है। यमागामी बताता है कि शायद मनादो की पुरानी नेम प्लेट की रूहानी शक्ति अब खत्म हो गई है, इसलिए वो शांत रूह याद दिलाने के लिए उन्हें तोड़ देती है। ये सुनकर मनादो को याद आता है कि बचपन में कितनी बार नेम प्लेट टूटी थी। वो यमागामी की बात मान लेता है और अपनी माँ के लिए नई नेम प्लेट बनाने लगता है। मनादो सोचता है कि क्या वो इन्हें और बेहतर बना सकता है। यमागामी कहता है कि वो अपनी रूहानी शक्ति बढ़ा सकता है ताकि अगली बार वो ऐसी नेम प्लेट भेजे जो बरसों तक टिकें।
मनादो पूछता है कि शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, तो यमागामी उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। वो एक रहस्यमयी पोर्टल खोलता है जो मनादो को सीधे पेड़ों से भरे एक जंगल में ले जाता है। यमागामी उसे हवा के जादू की पूरी ताकत इस्तेमाल करने को कहता है, पर मनादो को उन सुंदर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने में बुरा लगता है। यमागामी समझाता है कि ये सारे पेड़ नकली हैं, इसलिए वो बिना किसी झिझक के इन्हें तबाह कर सकता है। भरोसा मिलते ही मनादो अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर घर के बाहर किरण मनादो के लिए ड्यूरियन का फल लेकर आता है और उसे जमीन पर छोड़ देता है। पर रेकी और ओरियो उस बदबूदार कचरे के लिए उस पर चिल्लाने लगते हैं। किरण को बुरा लगता है कि उन्होंने उसके इतने कीमती तोहफे को ठुकरा दिया, पर वो भारी मन से वहां से चला जाता है। जंगल में यमागामी देखता है कि मनादो हाथ फैलाकर पूरी एकाग्रता लगाता है। इस बार वो इतनी जबरदस्त हवा छोड़ता है कि मजबूत पेड़ भी हिल जाते हैं। पर अचानक उसका शरीर जवाब दे देता है और वो थकान से गिर पड़ता है। जब उसकी आंखें घर में खुलती हैं, तो यमागामी बताता है कि उसका शरीर अभी उसकी अपनी पूरी शक्ति झेलने के काबिल नहीं है। अब मनादो अपनी ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए यमागामी के साथ कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। शक्ति बढ़ने पर वो अपनी मां के लिए एक खास रूहानी नेम प्लेट तैयार करता है। जब मनादो अपना ये तोहफा घर भेजने की तैयारी कर रहा होता है, हरामा कहीं और एक नए खतरे का सामना कर रहा है। एक घने और डरावने जंगल में काली धुंध से घिरे एक मंदिर को देख वो खौफ से पीछे हट जाता है। कुछ दिन बाद मनादो अपनी हवा की शक्ति से घर के बाहर की पत्तियां साफ कर रहा है। यमागामी गौर करता है कि मनादो का काबू अब काफी बेहतर हो गया है, पर मनादो को लगता है कि वो फूजिन के सामने कुछ भी नहीं। हालांकि फूजिन उसकी तारीफ करता है। उसे लगता है कि जल्द ही मनादो इतना ताकतवर हो जाएगा कि चक्रवातों से दुश्मनों के घर उड़ा दे। पर मनादो उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी रायन पूछता है कि क्या मनादो को बिजली की शक्ति भी चाहिए, पर वो मना कर देता है। फिर मनादो देखता है कि यमागामी के 3 नन्हे साथी गायब हैं। वो बूढ़ा भेड़िया बताता है कि चूंकि वे पहाड़ वाली मुसीबत में बिल्कुल निकम्मे साबित हुए थे, इसलिए उसने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग के लिए कहीं दूर भेज दिया है। उधर एक विशाल पेड़ के नीचे मामूली कसरत के बाद ही वे तीनों नन्हे साथी थककर खर्राटे मार रहे थे। कुछ समय बाद मनादो सबके लिए शकरकंद भूनता है। यमागामी और ओरियो उनका मजा लेते हैं और मनादो रेकी को भी पीने के लिए कुछ देता है। वो फूजिन और रायन से भी पूछता है, पर वे दोनों गर्व से मना कर देते हैं और दावा करते हैं कि वे अपनी शकरकंद चुटकी बजाते ही खुद पका सकते हैं। अपनी कला दिखाने के लिए फूजिन कुछ कच्ची शकरकंदों को हवा में उछालता है और रायन अपनी बिजली से उन्हें पकाने की कोशिश करता है। हालांकि उन्हें अपनी कला पर नाज था, पर मनादो देखता है कि उन्होंने उन बेचारी शकरकंदों को कोयला बना दिया है। तभी एक अजीब लाल फल मनादो के पैरों के पास आकर रुकता है। वो देखता है कि किरण एक बार फिर एक अनोखा तोहफा लेकर आया है। मनादो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे शकरकंद खाने को कहता है। पर वो मासूम जीव डर जाता है कि कहीं उसे भी हाथ में पकड़ी हुई उन जली हुई चीजों जैसा न बना दिया जाए। किरण के भागने के बाद मनादो को यमागामी से पता चलता है कि उसे बियर बहुत पसंद है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मनादो बाहर जाता है तो उसे अधमरा हरामा दिखता है, जो बिना कुछ बोले मनादो की बाहों में गिर पड़ता है। थोड़ी देर आराम और पानी के बाद हरामा के शरीर में जान आती है। वो गौर करता है कि मनादो के घर के भीतर का दबाव बहुत बढ़ गया है। हालांकि ये दबाव उन जादुई जीवों की वजह से था, पर मनादो अनजान बनने का नाटक करता है। फिर हरामा बताता है कि उसका सामना एक ऐसी रूह से हुआ है जिसे कोई तांत्रिक नहीं हरा पा रहा।
वो बताता है कि वो रूह एक शापित गुड़िया में बसी है जिसे शुद्धिकरण के लिए एक मंदिर में लाया गया था, मगर उसे शुद्ध करने वाले पुजारी की मौत के बाद वो मंदिर एक डरावना इलाका बन गया। हरामा का मानना है कि वो रूह यमागामी जैसी ही कोई ताकतवर हस्ती है, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर कदम तक नहीं रख पाया। मनादो पूछता है कि हरामा उससे मदद क्यों मांग रहा है। हरामा समझाता है कि वो मंदिर असल दुनिया से अलग एक रहस्यमयी जगह पर है। उसे पता है कि मनादो यमागामी जैसी रूहों को देख सकता है, इसलिए उसे भरोसा है कि वो मनादो की मदद से वहां दाखिल हो सकता है। ये सुनकर कि हरामा उसकी शक्तियों का फायदा उठाना चाहता है, यमागामी भड़क जाता है और हरामा पर भारी दबाव डालता है। शुक्र है कि इससे पहले कि हरामा की हालत और खराब होती, वे नन्हे साथी यमागामी को शांत कर देते हैं। फिर मनादो यमागामी से पूछता है कि क्या वो मदद करेगा। वो भेड़िया मान तो जाता है, पर एक कड़ी शर्त पर। शर्त ये थी कि हरामा उसके लिए ढेर सारी प्रीमियम मिठाइयाँ और पकवान लेकर आएगा। रिश्वत मिलते ही यमागामी खुश हो जाता है। मनादो पूछता है कि क्या वो उसके साथ मंदिर चलेगा, पर उसे पता चलता है कि यमागामी सिर्फ दूर से ही मदद करेगा। उसकी जगह उसके 3 साथी मनादो के साथ जाएंगे ताकि वे अपनी ट्रेनिंग दिखा सकें और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकें। अगले दिन मनादो उन तीनों के साथ निकलने की तैयारी करता है। विदाई के समय यमागामी देखता है कि कुसेनिनोई पेड़ की एक पत्ती उड़कर मनादो की शर्ट में समा गई है। इसके बाद मनादो और उसके साथी मंदिर वाले इलाके की लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। शहर पहुंचते ही मनादो हरामा के बताए रास्ते पर चल पड़ता है, पर रास्ते में उन साथियों का ध्यान एक मिठाई की दुकान पर भटक जाता है और सब मिलकर एप्पल पाई का मजा लेते हैं। खाना खाते वक्त मनादो का ध्यान एक कौवे पर जाता है जो उन्हें पुकार रहा था। एक साथी बताता है कि ये कौवा उन्हें रास्ता दिखा रहा है। थोड़ी दूर चलने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां काली धुंध का भारी दबाव था। मंदिर पहुंचते ही मनादो गेट की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। वो देखता है कि सारे कौवे उस काली धुंध से बच रहे हैं। वो हरामा को फोन करके अपने पहुंचने की खबर देता है। हरामा अपने साथियों के साथ मंदिर के पीछे के हिस्से में इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका एक दोस्त अंदर जाने की कोशिश करता है, वो मनादो को बताता है कि वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हरामा मनादो को आगे बढ़ने को कहता है, पर साथ ही खतरे पर भाग निकलने की सलाह भी देता है। मनादो जैसे ही गेट की तरफ बढ़ता है, एक जबरदस्त ताकत उसे पीछे धकेल देती है। तब वे तीनों साथी अपनी शक्तियां मिलाकर उस गेट को एक जादुई पोर्टल में बदल देते हैं। रास्ता खुलते ही सब अंदर जाते हैं और मंदिर की मुख्य इमारत तक पहुंचते हैं जहां ढेर सारी गुड़ियां रखी थीं। इससे पहले कि वे करीब जाते, एक खौफनाक फुसफुसाहट गूंज उठती है। वे नन्हे साथी दुश्मन पर हमला करने को तैयार होते हैं, तभी मंदिर की दीवारें तोड़कर काली शाखाएं उन पर हमला करती हैं। मनादो फौरन अपनी शॉपिंग लिस्ट की मदद से उन हमलों को रोक देता है। रूह के हारते ही ढेर सारी गुड़ियां बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ती हैं। तभी घर के अंदर से और भी गुड़ियां बाहर आती हैं, जिनसे वे साथी भिड़ जाते हैं। जीत के बाद उत्सुगी थोड़ा लापरवाह हो जाता है और ये नहीं देख पाता कि एक गुड़िया अभी भी हिल रही है। वो गुड़िया उसे धोखे से पकड़कर जाल में फंसा लेती है। गुड़िया के बालों में फंस जाता है, पर किस्मत से सिरी उसे काटकर छुड़ा लेती है। उत्सुगी की जान बाल बाल बचने पर सब चैन की सांस लेते हैं, पर बदकिस्मती से उन्हें आराम का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तभी मंदिर से असली बॉस गुड़िया बाहर आती है, जिसका पूरा शरीर घने अंधेरे से घिरा था। वह गुड़िया हवा में उठती है और जोर से चीखती है। उसकी गुस्से भरी चीख से वह अंधेरा मनादो और बाकी सब पर हमला करने लगता है और सब एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मनादो ढेर सारे कागज निकालता है
उन्हें हवा में उछालता है और अपनी जादुई फूंक से उस दुष्ट गुड़िया की ओर भेजता है। मगर यह गुड़िया बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वह उन शक्तिशाली ताबीजों को ऐसे चीर देती है जैसे वे कोई मामूली कागज हों। फिर वह गुड़िया उन नन्हे साथियों को दूर फेंक देती है और अपना पूरा हमला मनादो पर टिका देती है। वह उसे बालों की एक मोटी दीवार में कैद कर लेती है और पूरी ताकत से उसका गला घोंटने लगती है। मनादो को लगने लगता है कि अब उसका अंत करीब है। ठीक इसी पल यमागामी को उन नन्हे साथियों के जरिए मनादो की हालत का पता चल जाता है। अचानक उसकी आंखों में बिजली सी चमकती है और तीनों नन्हे साथी मनादो को पुकारते हैं। वे तीनों भी यमागामी की उसी रोशनी से चमकने लगते हैं। फिर वह सफेद भेड़िया जोर से दहाड़ता है और वे साथी भी उसका साथ देते हैं। अपनी मिलीजुली ताकत से वे उस दुष्ट गुड़िया को हरा देते हैं जो मनादो को छोड़कर जमीन पर गिर पड़ती है। जब साथी मनादो का हाल देख रहे होते हैं, मनादो गुड़िया को देखता है जो दर्द से तड़प रही थी। मनादो गुड़िया पर एक शब्द लिखता है जिससे उसके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। पर नन्हे साथी देखते हैं कि मंदिर पर कब्जा करने वाला असली राक्षस अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच करने के लिए वे मुख्य इमारत में जाते हैं जहां उन्हें अंधेरे से ढका हुआ एक रहस्यमय गोला मिलता है। साथी बताते हैं कि इस गोले में एक शक्तिशाली जीव कैद है और अगर मनादो इसे शुद्ध कर दे तो वे यहां से आजाद हो सकेंगे। मनादो गोले के लिए कुछ लिखने के लिए अपनी जेबें टटोलता है, पर उसे एहसास होता है कि उसकी सारी पर्चियां खत्म हो चुकी हैं। तभी उसे एक खाली नोटबुक मिलती है और वह उस गोले की शुद्धि के लिए ढेर सारे शब्द लिख डालता है। पर बदकिस्मती से वह गोला बहुत शक्तिशाली था और शब्द उसे शुद्ध नहीं कर पाए। साथी सोचते हैं कि क्या मनादो के पास लिखने के लिए कुछ और है, पर इससे पहले कि वह कुछ देखता, उनके आसपास की दुनिया टूटने लगती है। सब घबराकर समझ जाते हैं कि यह जादुई जगह ढहने वाली है क्योंकि उन्होंने इसे थामे रखने वाली बुरी रूहों को नुकसान पहुंचाया है। डरा हुआ एक साथी मनादो की शर्ट में छिप जाता है जहां उसे कुसेनिनोई की छोटी सी पत्ती मिलती है। वह झट से वह पत्ती मनादो को देता है, जिसे लगता है कि वे पवित्र कुसेनिनोई पेड़ की शक्ति से आखिरी रूह को हरा सकते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मनादो उस पत्ती पर अपना सरनेम कुसेनिनोई लिख देता है। वह इस सबसे ताकतवर शब्द से उस बुरी रूह को शुद्ध करता है और आखिरकार वह उस रहस्यमय गोले से गायब हो जाती है। गंदगी साफ होते ही मनादो उस शुद्ध गोले को उठाता है और साथियों के साथ बाहर की ओर भागता है। मंदिर के बाहर हरामा देखता है कि पूरी जगह ढह रही है। वह मनादो की मदद के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, पर होरावा उसे रोक देती है क्योंकि अब कोई फायदा नहीं था। अंदर मनादो और बाकी सब मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं, पर उनके आसपास की जगह बड़ी तेजी से सिमट रही थी। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन झटकों से एक विशाल पेड़ उखड़ जाता है। वह पेड़ सीधे मनादो की ओर गिरने लगता है, जो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक फूजन और रायन प्रकट होते हैं और उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर वे उस जादुई घर से एक शक्तिशाली हवा का झोंका भेजते हैं जो मनादो और बाकी सबको सीधे बाहर की ओर धकेल देता है। इसके बाद सबकी आंखें असली दुनिया में खुलती हैं। साथी सोचते हैं कि उन्हें किसने बचाया क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं देखा था। तभी फूजन और रायन सामने आते हैं और मनादो को चिढ़ाते हैं कि उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ी। मनादो उन्हें मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगता है। कुछ देर बाद हरामा इस बड़ी मदद के लिए मनादो का शुक्रिया अदा करता है। मनादो उसे घर के अंदर दावत के लिए बुलाता है, पर हरामा काम में व्यस्त होने के कारण मना कर देता है। जाने से पहले वह मनादो को ढेर सारे पकवानों का एक और बैग देता है जो अंदर दावत कर रहे सबके पास पहुंच जाता है।
जब सब लोग स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहे होते हैं, मनादो फूजिन और रायन को झरने के पास ड्रिंक्स परोसता है। तभी उसके पीछे से किरण भी अपना सिर निकालता है, तो मनादो उसे भी एक ड्रिंक देता है। खुश होकर किरण उसे शुक्रिया के तौर पर एक और ड्यूरियन देता है, पर रेकी अचानक आकर उस बदबूदार फल को फेंक देता है। उन दोनों के बीच फल के स्वाद को लेकर बहस होने लगती है और ओरियो भी रेकी का साथ देने लगता है। जब वे तीनों रूहें आपस में उलझी थीं, साथ ही मनादो को उस रहस्यमयी गोले को देखने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही मनादो करीब जाता है, वह गोला चमकता है और एक नन्हे चूजे में बदल जाता है। यमागामी बताता है कि इसे हॉलो हो कहते हैं और यह रेकी और बाकी खुशकिस्मत जीवों का आखिरी सदस्य है। मनादो नन्हे हॉलो का स्वागत करता है और वह चूजा अपने पंख ऐसे फैलाता है जैसे वो अपने घर आ गया हो। कुछ दिनों बाद मनादो के घर आराम करते हुए यमागामी फलों वाले वन का आनंद ले रहा था। जब वे दोनों सुस्ता रहे होते हैं, वे देखते हैं कि हॉलो पंछी बाकी परिंदों को गाना सिखा रहा है। हालांकि वे छोटे बच्चों जैसे लग रहे थे, पर हॉलो उनकी गायकी को सुधारने के लिए बहुत गंभीर सुझाव दे रहा था। जहां ज्यादातर पंछी सुरीला गा रहे थे, वहीं उनमें से एक शर्माता है और पूरी लय बिगाड़ देता है। इससे हॉलो को गुस्सा आता है, पर वह खुद एक गीत गाकर उसे सिखाता है। यह नजारा देख यमागामी और मनादो मुस्कुराते हैं। उन्हें खुशी है कि उनके दोस्त इतने मशहूर हो रहे हैं। ओरियो, रेकी और किरण भी उसी शांत बगीचे में आराम कर रहे थे, पर किसी का ध्यान आसमान में खुलते एक रहस्यमयी पोर्टल पर नहीं जाता। उधर किसी और जगह पर हरामा एक संक्रमित इलाके में बुरी रूहों से लड़ रहा था। एक को हराने के बाद वह अपने साथी कत्सुरागी से पूछता है कि क्या काम पूरा हुआ। कत्सुरागी बताता है कि अभी तो बहुत काम बाकी है, क्योंकि एक खास त्योहार की वजह से बुरी रूहों की तादाद बढ़ गई है। हरामा अपनी सारी ऊर्जा इस्तेमाल करके थक चुका था, इसलिए कत्सुरागी अपनी शार्क और पेंगुइन रूहों के साथ मोर्चा संभालता है, जो बाकी बुरी रूहों को निगल जाती हैं। रूहों को हराने के बाद कत्सुरागी तो राहत महसूस करता है, पर हरामा को एक और हमले की खबर मिलती है और वह जांच के लिए निकल जाता है। शहर में मनादो सबके लिए मिठाइयाँ खरीदकर दुकान से बाहर आता है। उसे देख सड़क पर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि वह शायद कोई पंछियों का जादूगर है। मनादो उलझन में पड़ जाता है, पर तभी ढेर सारे परिंदे अपने सुपरस्टार हॉलो से मिलने के लिए वहां जमा होने लगते हैं। मनादो लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ता है और अपने माली से मिलता है, जिसने अभी अभी अपनी 25वीं मूर्ति पूरी की थी। मनादो उसके काम की तारीफ करता है। माली बताता है कि जब से उसने मनादो के घर आना शुरू किया है, वह खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। तभी माली हर तरफ परिंदों को देख हैरान रह जाता है, तो मनादो शक होने से पहले ही वहां से भाग निकलता है। घर पर यमागामी के साथी उसे हर जगह खुल रहे रहस्यमयी पोर्टल्स के बारे में बताते हैं। वह कहता है कि घबराने की बात नहीं है, हालांकि उसे पता था कि उसके साथी अकेले इन्हें नहीं संभाल पाएंगे। यमागामी खुद कमान संभालता है और आसमान में उड़ते हुए उन खतरनाक जादुई इलाकों को खत्म करने निकल पड़ता है। जब मनादो घर के करीब पहुंचता है, तो वह देखता है कि सारे पंछी जा चुके हैं। अचानक फूजिन और रायन प्रकट होते हैं और उसे जल्द से जल्द घर जाने को कहते हैं। मनादो पूछता है क्यों, तो वे समझाते हैं कि आजकल बुरी रूहें बेकाबू हो रही हैं। वे बताते हैं कि कई लावारिस देवी लोग डिवाइन रीन्स अचानक प्रकट होने लगे हैं, जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा हैं। बात करते करते ही उनके ऊपर आसमान में एक पोर्टल खुलता है, जिसे रायन अपनी बिजली से खत्म कर देता है। फूजन बताता है कि ये देवी लोग आसमान, जमीन या पानी कहीं भी उभर सकते हैं। वे मनादो को इनसे बहुत सावधान रहने की चेतावनी देते हैं।
मनादो पूछता है ऐसा क्यों, तो वे बताते हैं कि वह पहले से ही यमागामी जैसे जादुई जीवों के बहुत करीब है, इसलिए ये खतरनाक पोर्टल उसकी तरफ ज्यादा खिंचे चले आते हैं, क्योंकि मनादो खुद एक दिव्य क्षेत्र में रहता है और उसने यमागामी के झरने का आनंद लिया है। अगर वह किसी गलत पोर्टल में खिंच गया तो खुद को आजाद नहीं कर पाएगा। जाने से पहले वे उसे बताते हैं कि यमागामी खुद इन पोर्टल्स को तबाह करने निकला है। बाहर जब यमागामी उन पोर्टल्स का पीछा कर रहा होता है, उसे एहसास होता है कि वे बहुत ज्यादा हैं। उनसे निपटने के लिए वह अपने साथियों के साथ अलग अलग दिशाओं में बंट जाता है। उधर शहर में मनादो को एक पुराना मंदिर दिखता है। तभी एक अनजानी आवाज उसे रुकने को कहती है, पर मनादो को लगता है कि वह हॉलो था। हालांकि हॉलो कहता है कि उसने कुछ नहीं बोला। मनादो चेतावनी को अनसुना कर मंदिर के और करीब जाता है। अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसे अंदर खींचने लगता है। मनादो खुद को रोक नहीं पाता, पर हॉलो उसे बचाने के लिए अंदर कूद जाता है। अचानक वह नन्हा चूजा एक शानदार सुनहरे फीनिक्स में बदल जाता है और पोर्टल की तरफ चीखता है। पर बदकिस्मती से हॉलो अभी इतना मजबूत नहीं था कि उस रूप को थाम सके और वह वापस चूजा बनकर मनादो के साथ पोर्टल में खिंच जाता है। उसी पल यमागामी को एहसास होता है कि मनादो का आभास अब गायब हो चुका है। कुछ मिनट बाद मनादो की आंखें एक नई दुनिया में खुलती हैं, पर वह महसूस करता है कि वहां की ऊर्जा उसे बीमार कर रही है। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर रास्ते में उसे लकड़ी के बक्सों का ढेर मिलता है। उसे यमागामी की सलाह याद आती है कि कोई भी देवी लोक अपने बनाने वाले की सोच को दर्शाता है। अगर वहां खास निशान दिखने लगें तो इसका मतलब है कि उसे बनाने वाला वहां सुकून महसूस कर रहा है। आगे बढ़ते हुए उसे एक दरार मिलती है। जैसे ही मनादो उसमें घुसता है, वहां का शांत माहौल अचानक डरावना हो जाता है। उस अंधेरी गुफा की गहराई में मनादो को एक औरत दर्द में सोती हुई मिलती है और उसे एहसास होता है कि यही इस लोक की जननी है। अचानक वह औरत जाग जाती है और वहां की दम घोंटू हवा के बारे में शिकायत करने लगती है। यह जानते हुए भी कि उसे अपना घर साफ करना चाहिए, वह इतनी आलसी थी कि उठने का नाम नहीं लेती। मनादो उस औरत से पूछता है कि क्या उसने यह सब बनाया है, और वह हाँ में सिर हिला देती है। वह हैरान है कि मनादो इतने शक्तिशाली जीव हॉलो के साथ यहाँ क्या कर रहा है। वह कहती है कि उसने मनादो को नहीं बुलाया, तो मनादो बताता है कि वह अचानक उसके पोर्टल में खिंच आया था। वह औरत कहती है कि उसने तो पोर्टल खोला ही नहीं था। मनादो उसे खबर देता है कि उसकी दुनिया में ऐसे कई लावारिस देवी लोग खुल रहे हैं। हालांकि वह औरत अपने घर में ही रह रही थी, इसलिए उसे हैरानी होती है कि मनादो यहाँ तक पहुंचा कैसे। उसे लगता है कि शायद उसके सुरक्षा कवच की शक्ति कम हो गई है। मनादो बताता है कि उसका मंदिर बहुत जर्जर हो चुका था। यह सुनकर वह देवी उदासी में एक ठंडी आह भरती है। फिर उसे मनादो की शक्तियों का आभास होता है और वह पूछती है कि क्या वह फूजन की हवा की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। मनादो हैरान है कि उसे यह कैसे पता चला, जबकि वह देवी इस बात से चकित है कि फूजन जैसे गंभीर देव ने अपनी शक्ति किसी इंसान को दी है। वह मुस्कुराती है और मनादो से पूछती है कि क्या वह अपनी हवा की शक्ति से उसकी गुफा में ताज़ी हवा भर सकता है। मनादो उलझन में है तो वह उसे अंदर हवा का झोंका फेंकने का सुझाव देती है। वह मदद के लिए तैयार हो जाता है, पर पूछता है कि आखिरी बार उसने यहाँ ताज़ी हवा कब भरी थी। सोचने के बाद देवी बताती है कि उसने आखिरी बार अपनी गुफा को 1000 साल पहले साफ किया था। मनादो इस दिव्य आलसी देवी के बारे में जानकर दंग रह जाता है, पर वह कुछ भी कहने से खुद को रोकता है। फिर वह देवी उसे सब कुछ संभालने को कहकर दोबारा लेट जाती है।
मनादो उससे पूछता है कि क्या जगह साफ करने के बाद वह उसे जाने देगी। देवी मान जाती है। हालांकि उसे मनादो के पूछने पर थोड़ा बुरा लगता है और वह सोचती है कि क्या मनादो उसे कोई गैरजिम्मेदार इंसान समझता है। मनादो गुफा की खस्ता हालत की तरफ इशारा करता है। तब देवी एक उंगली के इशारे से पास ही एक पोर्टल खोल देती है। वह उसे निर्देश देती है कि जितने भी पुराने लकड़ी के बक्से हैं उन्हें उस पोर्टल में फेंक दे। मनादो मान जाता है और बक्सों को उठाने लगता है। फिर वह उन्हें पोर्टल के अंदर उड़ाकर फेंकना शुरू कर देता है। उसे काम करते देख वह देवी मनादो के कौशल से काफी प्रभावित होती है। उस जादुई लोक के बाहर यमागामी के 3 नन्हे साथी और भी देवी लोकों को खत्म करने में जुटे थे। कुछ और लोगों को साफ करने के बाद यमागामी प्रकट होता है और उनसे ताजा खबर पूछता है। वे समझाते हैं कि उन्होंने इलाके के सभी खतरनाक देवी लोकों को मिटा दिया है। तब यमागामी कहता है कि अब मनादो को बचाने का वक्त आ गया है। वे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो उन्हें पता चलता है कि मनादो एक पोर्टल में फंस गया है। उन्हें हॉलो की वो पुरानी चीख याद आती है और वे समझ जाते हैं कि मनादो का अपहरण हो गया है। तभी अचानक आसमान में और भी देवी लोग दिखने लगते हैं। फूजन और रायन मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यमागामी अपने साथियों को मनादो की मदद के लिए जाने का आदेश देता है। उनके जाने के बाद यमागामी अपनी पूरी शक्ति के साथ दहाड़ता है, जिससे वे नए पोर्टल नष्ट हो जाते हैं। उसकी ताकत देख दोनों देव यमागामी की तारीफ करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वह अपनी पूरी शक्ति से पहाड़ को दहला सकता है, पर वह उन्हें याद दिलाता है कि आखिरी ज्वालामुखी विस्फोट 1500 साल पहले हुआ था। उधर देवी लोक में मनादो उस आलसी देवी की गुफा की सफाई पूरी कर लेता है। काम खत्म होने पर वह उससे पूछता है कि क्या अब कमरा ठीक लग रहा है। जैसे ही देवी आंखें खोलती है वह सब कुछ साफ देखकर हैरान रह जाती है। हालांकि उसे अब भी हवा थोड़ी भारी लगती है। इसके समाधान के लिए मनादो अपनी जेब से कुछ पत्तियां निकालता है। देवी पूछती है कि ये क्या हैं, तो वह समझाता है कि ये उसके बगीचे के पवित्र पेड़ की पत्तियां हैं। फिर मनादो उन पत्तियों को हवा में उड़ा देता है और वे तुरंत वहां की सारी काली धुंध और अशुद्धि को साफ कर देती हैं। यह देख देवी एक बार फिर उसकी काबिलियत की कायल हो जाती है। मनादो बताता है कि कुसेनिनोई की पत्तियों में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए वह उन्हें हमेशा अपने साथ रखता है। आखिरकार देवी उठती है और शानदार काम के लिए मनादो को शुक्रिया कहती है। वह उससे कुछ और कुसेनिनोई की पत्तियां मांगती है। मनादो उसे एक पत्ती दे देता है। देवी पत्ती लेकर उसकी खुशबू महसूस करती है और बदले में मनादो को अपनी शक्ति देने का प्रस्ताव रखती है। वह उसके सिर की तरफ इशारा करती है, जिससे मनादो के शरीर में एक अजीब सी शक्ति समा जाती है। वह पूछता है कि उसने क्या किया। देवी बताती है कि उसने उसे सीलिंग मुहर बंद करने की शक्ति दी है। मनादो पूछता है कि अब वह क्या सील कर सकता है। वह समझाती है कि वह हर तरह की अदृश्य चीजों को सील कर सकता है। वह बताती है कि वह भावनाओं, पछतावे और अन्य अलौकिक शक्तियों को भी अपनी मर्जी से किसी भी चीज में कैद कर सकता है। आखिरकार मनादो समझ जाता है कि उसके लोक में इतने सारे बक्से क्यों थे। देवी सिर हिलाकर समझाती है कि उन सभी बक्सों में लोगों के अधूरे सपने, पछतावे, शक्तियां और अन्य बोझ कैद थे। फिर वह उसे बताती है कि उसे चीजों को बक्सों में ही सील करने की जरूरत नहीं है। वह मनादो से कहती है कि वह किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है, पर साथ ही यह भी कहती है कि उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना पूरी तरह उसकी मर्जी पर है। वह चेतावनी देती है कि जब तक वह इस शक्ति पर काबू पाना नहीं सीख जाता, यह केवल सही परिस्थितियों में ही खुद ब खुद काम करेगी।
इतना समझाकर वह वापस सोने के लिए लेट जाती है। मनादो घबरा जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाया है। मगर देवी तो झटपट नींद की आगोश में चली जाती है। मनादो उसे जगाने के बारे में सोचता है, पर वह उसकी नींद खराब करने के बजाय शिष्टाचार के नाते वहीं रहना बेहतर समझता है। खुशकिस्मती से उसके साथी वहां एक पोर्टल खोल देते हैं और मनादो उनके साथ निकल जाता है। बाहर आकर वह जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। साथी देर से आने के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे शहर में हर तरफ खुल रहे बाकी देवी लोकों से निपट रहे थे। मनादो उन्हें बताता है कि उसे उस लोक की स्वामिनी से सीलिंग पावर मिली है। सीलिंग का नाम सुनते ही साथियों को एहसास होता है कि उस लोक की मालकिन खुद अमित्रासु हैं। मनादो दंग रह जाता है क्योंकि अमित्रासु एक बहुत प्रसिद्ध देवी हैं, पर सामने देखने पर वे बिल्कुल अलग लगती हैं। मनादो फिर पूछता है कि साथियों को उसका ठिकाना कैसे मिला। वे बताते हैं कि उन्होंने हॉलो की चीख का पीछा किया था। मनादो अपने नन्हे पंछी दोस्त का शुक्रिया अदा करने की ठान लेता है। हालांकि साथी कहते हैं कि उसे हवा के देवों का भी शुक्रिया करना चाहिए। मनादो पूछता है क्यों? तो वे समझाते हैं कि हवा के देवों ने ही उन्हें अमित्रासु का लोक ढूंढने में मदद की। वे यह भी पूछते हैं कि क्या पोर्टल में खींचने से पहले मनादो को कोई आवाज सुनाई दी थी। तब उसे एहसास होता है कि वे हवा के देव ही थे जो उसे खतरे से आगाह कर रहे थे। फिर साथी उसे अपने आसपास के हवा के देवों को सुनने के लिए ध्यान लगाने को कहते हैं। मनादो अपनी आंखें बंद करता है और पूरा ध्यान लगाता है, और जल्द ही उसे नन्ही और खुशमिजाज आवाजें सुनाई देती हैं। अब जब वह उन्हें सुन पा रहा था, वह जान बचाने के लिए उन सबका आभार जताता है। इसी बीच कहीं और हरामा एक पुरानी इमारत के बाहर इंतजार कर रहा है। कत्सुरागी वहां ठीक उसी समय पहुंचता है जब कुछ दूसरे तांत्रिक वहां से गुजर रहे थे। वे तांत्रिक बताते हैं कि उन्होंने पहले ही उस जगह की सारी बुरी रूहों को साफ कर दिया है। हालांकि वे उससे पूछते हैं कि वह उनके इलाके में क्या कर रहा है, क्योंकि आधिकारिक तांत्रिकों के बीच अपने अधिकार क्षेत्र में रहने का एक अनकहा नियम है। यह धमकी देने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। कत्सुरागी हरामा को बताता है कि वे तांत्रिकों का एक आलसी समूह है जो मामूली मामलों के लिए भी भारी फीस वसूलते हैं। वह उम्मीद करता है कि वे किसी मुसीबत में न पड़े, जबकि हरामा खामोश रहता है। मनादो के घर में वह अपने सभी साथियों के लिए कुछ पकवान लेकर आता है, मगर उसे यमागामी कहीं नहीं मिलता। ढूंढने पर मनादो को पता चलता है कि यमागामी वापस अपने छोटे चिबी रूप में आ गया है। यमागामी समझाता है कि उसने पोर्टल्स को हराने में बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी, इसलिए मनादो उसे जल्दी से खाना खाने और ताकत वापस पाने को कहता है। उस नन्हे भेड़िए को खाते देख मनादो को वह बहुत प्यारा लगता है, पर यमागामी उसे छेड़खानी न करने की मजाकिया चेतावनी देता है। कुछ दिनों बाद मनादो घर में बैठा सोच रहा है कि हॉलो कब जागेगा। जब से उस नन्हे पंछी ने पोर्टल के खिंचाव को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, वह अपनी सारी शक्ति खोकर गहरी नींद में चला गया था। यमागामी मनादो को भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही जाग जाएगा, क्योंकि हॉलो जैसा फीनिक्स उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। मनादो को राहत मिलती है और फिर वह अपनी सीलिंग मैजिक का अभ्यास करने के लिए एक बॉक्स उठाता है। यमागामी पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो मनादो समझाता है कि वह अमित्रासु की शक्तियों में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वह बताता है कि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों को नई चीजों में सील करना चाहता है ताकि हरामा को और भी ताकतवर भूतों से लड़ने में मदद मिल सके। यमागामी को मनादो के प्रयोगों में दिलचस्पी है, पर वह देखता है कि उसकी सारी शक्तियां बॉक्स से बाहर निकल रही हैं। फिर वह
मनादो को बताता है कि उसे उस चीज की कल्पना करनी होगी जिसे वह सील करना चाहता है, पर मनादो उल्टा उस पर हंसने लगता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं और मनादो यमागामी से शिकायत करता है कि एक और ग्राहक ने उसका घर लेने से मना कर दिया। वह इस खूबसूरत घर की सारी खूबियों को गिनाता है और सोचता है कि शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाके में बगीचे के साथ बने इतने अच्छे घर को हर खरीदार आखिरी वक्त पर क्यों ठुकरा देता है। हालांकि यमागामी को इसकी असली वजह पता है, पर वह मनादो के सामने खामोश रहता है। फिर वह देखता है कि वसंत का मौसम है, इसलिए वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके मनादो के पूरे बगीचे में सुंदर सकुरा चेरी ब्लॉसम के पेड़ उगा देता है। उन प्यारे गुलाबी पेड़ों को देख मनादो हैरान होता है कि यमागामी ने यह इतनी जल्दी कैसे किया। यमागामी समझाता है कि वह अपनी आंखों से परिवर्तन का जादू करता है, पर मनादो का ध्यान इस बात पर भटक जाता है कि इस जादू ने यमागामी को फिर से उसके नन्हे रूप में बदल दिया है। वह यमागामी की बातों पर गौर करता है और समझता है कि एक व्यक्ति को अपना जादू उस तरह करना चाहिए जो उसके लिए आसान हो, जैसे यमागामी अपनी आंखों का इस्तेमाल करना आसान समझता है। इससे मनादो को अपनी तांत्रिक शक्तियों को अपनी पर्चियों नोट्स में सील करने का विचार आता है, जैसा वह हमेशा से करता आया है। जब वह अपनी नोटबुक पर काम कर रहा होता है, बाहर परिंदे मधुर गीत गाते हैं। यह सुनकर यमागामी हॉलो को आवाज देता है, जो तुरंत अपनी नींद से जाग जाता है और अपने नासमझ शिष्यों को सिखाने के लिए बाहर उड़ जाता है। इसके बाद मनादो यमागामी के 3 साथियों के साथ बांस के अंकुर बंबू शूट्स लेने निकलता है। वह पूछता है कि उन्हें इन अजीब पौधों की जरूरत क्यों है, तो साथी बताते हैं कि बांस का ताज़ा पानी जादुई अभ्यास के लिए उसके दिमाग को शांत कर सकता है। हालांकि मनादो को उस अंधेरे जंगल में थोड़ा डर लग रहा था, पर वह उन पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहता है। जब वे सब दूर निकल जाते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है। इसी बीच मनादो के घर पर फूजिन, रायन और यमागामी मिलकर पार्टी कर रहे हैं। फूजिन बताता है कि मनादो का घर न बिकने के पीछे असल में उन्हीं का हाथ है। जैसे ही कोई ग्राहक घर में दिलचस्पी दिखाता, फूजिन उन्हें अपने जादुई लोक में ले जाकर डरा देता था। यमागामी को लगता है कि वह ग्राहकों के साथ बहुत बुरा कर रहा है, पर रायन उसे याद दिलाता है कि उसने खुद भी कुछ समय पहले अकीजो के खिलाफ अपने खौफनाक मंदिर वाले लोक का इस्तेमाल किया था। फिर भी फूजिन को लगता है कि अकीजो मनादो और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने की वजह से इसी बर्ताव के लायक था। तभी वह आसमान में एक और लावारिस देवी लोक देखता है, जो मनादो की दिशा में बढ़ रहा था। वे दोनों देव सोचते हैं कि ये सभी लोग मनादो की तरफ ही क्यों खिंचे चले आते हैं, क्योंकि किसी इंसान का इनका ध्यान खींचना सामान्य नहीं है। फूजिन इन परेशान करने वाले लोगों से निपटने के लिए मनादो को और भी शक्तियां देने के बारे में सोचता है, पर यमागामी उसे रोक देता है। वह रायन को याद दिलाता है कि अगर वे मनादो को बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां दे देंगे, तो वह अंदर से एक इंसान नहीं रह जाएगा। जंगल में मनादो थकान से हांफते हुए आखिरकार बांस वाली जगह पर पहुंच जाता है। साथी उसे खुदाई शुरू करने का इशारा करते हैं, पर तभी मनादो को एहसास होता है कि वह इस यात्रा के लिए अपना फावड़ा लाना भूल गया है। आखिरकार बेचारे मनादो को एक छोटी खुरपी से उन सख्त अंकुरों को खोदकर बाहर निकालना पड़ता है। तभी अचानक एक विशाल भालू मनादो की तरफ आता है और एक भयानक दहाड़ मारता है। मनादो डर के मारे पीछे हट जाता है, पर भालू उसकी तरफ बढ़ता ही रहता है। उस पल वह सोचता है कि क्या मरने का नाटक करना यहाँ काम आएगा। शुक्र है कि यमागामी अपनी जादुई शक्ति से उत्सुगी के शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और मनादो को भरोसा दिलाता है कि भालू मिलनसार है। फिर जैसे ही भालू दोबारा दहाड़ता है, बाकी 2 साथी बताते हैं कि वह मनादो को अपने मुखिया का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कह रहा है। मनादो हैरान है कि भालू किसके बारे में बात कर रहा है
और उसे पता चलता है कि वह किरण की मदद करने के लिए उसका आभार मान रहा है। फिर भालू मनादो के एहसान का बदला चुकाने की पेशकश करता है। वह बांस के पौधों की ओर बढ़ता है और जमीन पर एक जोरदार पंजा मारता है, जिससे अंदर उग रहे बांस के अंकुर बाहर निकल आते हैं। भालू को इतनी कुशलता से काम करते देख मनादो राहत महसूस करता है कि उसने उन विशाल पंजों का इस्तेमाल उस पर नहीं किया। थोड़ी देर बाद भालू उसे बांस के अंकुरों का एक विशाल ढेर दे देता है। अब भी थोड़ा डरा हुआ मनादो भालू को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, जो उसे अंकुरों को ताज़ा रहते हुए ही खाने की सलाह देता है। मनादो सोचता है कि क्या इस अंधेरे जंगल में खाना ठीक है, पर यमागामी को भी लगता है कि ताज़े अंकुर खाना एक अच्छा विचार है। फिर वे सब काम पर लग जाते हैं और अंकुरों की बाहरी परतों को छीलते हैं। जब अंदर का हिस्सा निकल आता है तो मनादो उन्हें थोड़े वसाबी के साथ सजाता है और यमागामी को देता है। फिर वह सोचता है कि ये अंकुर उसके जादू में कैसे मदद करेंगे। यमागामी लापरवाही से बताता है कि ये अंकुर जादुई शक्ति नहीं बढ़ाते। तब मनादो को आखिरकार समझ आता है कि यमागामी को बस एक स्वादिष्ट नाश्ता चाहिए था। यमागामी समझाता है कि उसने बांस के अंकुरों का इस्तेमाल सिर्फ मनादो को तनाव मुक्त करने के बहाने के रूप में किया था। मनादो स्वीकार करता है कि जंगल की ताज़ी हवा से उसे बेहतर महसूस हो रहा है, जिसके बाद यमागामी उसे खुद भी कुछ अंकुर चखने के लिए कहता है। मनादो सिर हिलाता है और कुछ अंकुर खाता है, उनके ताज़ा स्वाद का आनंद लेता है। अगले दिन वह यमागामी के साथ घर जाता है और उसे सिखाने के लिए शोगी, जापानी शतरंज का खेल निकालता है। मनादो समझाता है कि शोगी में हर खिलाड़ी अपनी गोटियां तब तक चल सकता है जब तक कि उनसे कोई आवाज न हो। अगर गोटी चलते समय आवाज होती है तो दूसरे खिलाड़ी की बारी आ जाती है। यमागामी को लगता है कि उसके जैसे जादू के उस्ताद के लिए यह खेल बहुत आसान होगा। हालांकि वह मनादो के हाथों बुरी तरह हार जाता है। लगातार खेलते रहने के बाद यमागामी अपनी हार से चिढ़ जाता है। वह धोखाधड़ी करने का फैसला करता है और मनादो की गोटियों को खिसकाने के लिए अपनी हवा की शक्ति का इस्तेमाल करता है, पर मनादो उसे पकड़ लेता है। तभी अचानक मनादो के तालाब में एक सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। वह सोचता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, पर यमागामी उसे भरोसा दिलाता है कि यह बस एक भटकी हुई रूह है जो उनके घर से गुजर रही है। उस सुनहरी रोशनी से एक अजीब जलमानव मरमैन प्रकट होता है जिसका नाम इबिसु है। इबिसु मनादो को बताता है कि वह बस एक मेहमान है जो यहाँ से गुजर रहा था और वह उनके साथ घर में शामिल हो जाता है। मनादो सोचता है कि वह क्यों आया है, तो इबिसु समझाता है कि उसने एक अजीब इंसान के बारे में अफवाहें सुनी हैं जो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। फिर वह मोटा मछुआरा मनादो के खूबसूरत बगीचे की तारीफ करने लगता है। जैसे ही वह आसपास देखता है, उसकी नजर किरण पर पड़ती है जो उस पर गुस्सा हो जाता है। इबिसु के दिल में एक अजीब सी भावना जागती है और वह सोचने लगता है कि क्या उसे उस खूबसूरत जीव से प्यार हो गया है। शुक्र है कि मनादो उसे कुछ भी अजीब करने से पहले ही रोक देता है। फिर इबिसु मनादो के पिछवाड़े में बने गर्म पानी के झरने हॉट स्प्रिंग को देखता है और यमागामी से पूछता है कि क्या वह इसे इस्तेमाल कर सकता है। यमागामी उसे नहाने की इजाजत दे देता है तो इबिसु उसे शुक्रिया के तौर पर ढेर सारे स्वादिष्ट तायाकी मछली के आकार के स्नैक्स देता है। उन स्वादिष्ट पकवानों को देख मनादो सोचता है कि क्या वह मखमली क्रीम वाले तायाकी लाया है, तो इबिसु उसे यकीन दिलाता है कि उसके पसंदीदा वाले भी उसी में हैं। कुछ मिनटों बाद इबिसु गर्म पानी में आराम से नहाने का मजा लेता है। वहां बैठे हुए वह मनादो को गौर से देखता है और कहता है कि वह अपने रास्ते से भटक गया है। मनादो सोचता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, पर इबिसु आगे कुछ भी बताने से मना कर देता है।
इबिसु की यात्रा के कुछ दिनों बाद मनादो अपनी जादुई सीलिंग शक्तियों पर काम कर रहा होता है। वह ब्रेक लेने के लिए उठता है, पर बगीचे में उसका सामना एक अजीब काली लोमड़ी से होता है। मनादो सोचता है कि क्या यह कोई और मेहमान है, पर वह लोमड़ी आसपास देखती है और तुरंत उस शानदार गर्म झरने के प्यार में पड़ जाती है। वह मनादो के करीब आती है और पूछती है कि क्या वह घर का मालिक है, पर वह समझाता है कि वह बस एक रखवाले के तौर पर इसकी देखभाल कर रहा है। लोमड़ी सिर हिलाती है, पर उसकी आंखें बार बार झरने की तरफ भटक रही थीं। मनादो को एहसास होता है कि वह नहाना चाहती है, पर एक मेहमान होने के नाते उसे पूछने में शर्म आ रही है। वह उसे झरने का इस्तेमाल करने की पेशकश करता है, पर लोमड़ी बताती है कि वह अभी किसी काम से बाहर निकली है। उसके विरोध के बावजूद मनादो समझ जाता है कि बेचारी लोमड़ी पूरी तरह से नहाना चाहती है। फिर वह उसे दोपहर के स्वादिष्ट भोजन का लालच देकर और भी लुभाता है। खाने का नाम सुनते ही लोमड़ी आखिरकार मान जाती है और पूछती है कि क्या वह उसके साथ शामिल हो सकती है। मनादो सिर हिलाता है तो वह लोमड़ी उसे शुक्रिया कहती है और अपना परिचय त्सुमुगी के रूप में देती है, जो पास के एक पहाड़ी देवता की सेवक है। फिर वह मनादो से पूछती है कि क्या वह जो खाना परोस रहा है वह घर का बना है। मनादो बताता है कि उसका खाना घर का बना है, पर उसे यकीन नहीं है कि लोमड़ी को यह पसंद आएगा या नहीं। हालांकि वह नन्ही काली लोमड़ी ताजा घर का बना खाना चखने के लिए बेताबी से उत्साहित है। त्सुमुगी अपनी उत्तेजना में आवाजें निकालती है। उन आवाजों से यमागामी की नींद खुल जाती है, जो पास में ही सो रहा था। त्सुमुगी उसे देखती है और तुरंत उसका अभिवादन करने जाती है, जिसे देखकर मनादो उसके आदरपूर्ण व्यवहार से हैरान रह जाता है। यमागामी उसे याद दिलाता है कि उसका दर्जा काफी ऊंचा है और यहाँ तक कि त्सुमुगी भी मानती है कि वह एक उच्च श्रेणी के देवता हैं। फिर आखिरकार वह मनादो के स्वादिष्ट दोपहर के भोजन को चखती है। एक निवाला लेते ही काली लोमड़ी खाने के प्यार में पड़ जाती है और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। वह पलक झपकते ही सारा खाना खत्म कर देती है और भोजन के लिए मनादो का शुक्रिया अदा करती है। फिर त्सुमुगी अपना स्कार्फ उतारती है और कहती है कि वह मनादो के इस अच्छे बर्ताव का बदला चुकाएगी। वह उसे एक सुनहरा आड़ू पीच देती है और बताती है कि यह उसके मालिक के पवित्र बगीचे का एक खास फल है। हालांकि त्सुमुगी मनादो को चेतावनी देती है कि वह इस आड़ू को खा नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर इसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। फिर भी उसे लगता है कि वह इसे एक सुंदर सजावट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यह आड़ू कभी सड़ता नहीं है। जैसे ही मनादो आड़ू स्वीकार करता है, त्सुमुगी उसे बताती है कि उसके मालिक इस उपहार के जरिए अपने बगीचे की श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे। यमागामी मनादो की जगह उस आड़ू को खाने की पेशकश करता है, जबकि मनादो सोचता है कि क्या वह त्सुमुगी के मालिक को जानता है। भले ही यमागामी जानता हो, पर वह मनादो के सामने कुछ भी कहने से मना कर देता है। फिर मनादो त्सुमुगी से पूछता है कि क्या वह उसके झरने में नहाना चाहती है। त्सुमुगी सिर हिलाती है, पर वह सोचती है कि क्या मनादो भी इस झरने में नहाता रहा है। मनादो स्वीकार करता है कि वह भी इसका इस्तेमाल करता है। तो त्सुमुगी आखिरकार समझ जाती है कि मनादो अब एक साधारण इंसान जैसा महसूस क्यों नहीं करता। यह मनादो को हैरान कर देता है। त्सुमुगी के जाने के बाद वह यमागामी से कहता है कि वह अब खुद को इंसान जैसा महसूस नहीं कर रहा है। हालांकि मनादो हमेशा से जानता था कि वह खास है, पर अब उसे एहसास होता है कि यमागामी और बाकी लोगों के साथ रहने के बाद उसने उनकी जादुई दुनिया में कदम रख दिया है। भले ही मनादो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए करना चाहता है जिन्हें वह प्यार करता है, पर उसे डर लगता है कि कहीं वह अंत में कोई ऐसा जीव न बन जाए जो इंसान ही न हो।
शुक्र है कि यमागामी उसे भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा एक इंसान रहेगा और उसी व्यक्ति के रूप में मरेगा जैसा वह हमेशा से रहा है। इससे मनादो का तनाव दूर हो जाता है और वह अपनी शक्तियों का अभ्यास करने के लिए फिर से तैयार महसूस करता है। यमागामी फिर उसे अपने अतीत के बारे में सोचने का सुझाव देता है। उसे लगता है कि मनादो अपनी पुरानी यादों में अपनी सीलिंग शक्तियों को इस्तेमाल करने का राज ढूंढ सकता है। जैसे ही मनादो अतीत में झांकता है, उसे वह पहली बार याद आता है जब उसने अलौकिक चीजों को देखना शुरू किया था। वह तब 5 साल का था जब उसने पहली बार अपने दादाजी के घर में रहने वाली उस प्यारी छोटी लड़की की रूह को देखा था। यह एपिसोड 6 था। अगला हिस्सा न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें।